हेलो गाइस, जैसे कि रीट के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे थे। रीट लेवल 2 एसएसटी में से आरबीएससी बुक क्लास 6 के 4th नंबर चैप्टर है ग्लोब, और इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। पृथ्वी की अक्ष कक्ष ये भी पढ़ लिया था, और इसके अलावा देशांतर रेखा भी पढ़ ली थी। अब स्थानीय और मानक समय भी हमने देख लिया था। प्रामाणिक समय क्या होता है ये भी देख लिया था। इसके बाद है पृथ्वी की गतियाँ देखी थी हमने, दैनिक यानी कि घूर्णन गति और वार्षिक यानी कि परिक्रमण गति। अब चलेगा हमारा ऋतुएं। क्या चलेगा अब? ऋतुएं, मतलब परिक्रमण गति चलेगा। और परिक्रमण गति हमने देख लिया था कि ये जो पृथ्वी है वो अपने कक्ष से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, और अपना एक परिक्रमण पूरी करने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। और 365 दिन में एक वर्ष बनता है, और हर साल 6 घंटे बच जाते हैं। तो 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है, जिसे अधिवर्ष भी कहते हैं। उस वर्ष फरवरी 29 दिनों की हो जाती है, उसे ही अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। अब आगे देखिए, इसमें है ऋतुएं। आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। इस झुकी हुई स्थिति में ही यह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्ष में परिक्रमा करती है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में ऋतुओं का एक चक्र पृथ्वी द्वारा की गई सूर्य की परिक्रमा पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर एक वर्ष में मार्च माह से सितंबर माह के बीच सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य गिरती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। यही स्थिति पुनः सितंबर माह से मार्च माह के बीच सूर्य की सीधी किरणें दक्षिणी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और मकर रेखा के मध्य गिरती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती है। इस दिन पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होती है? तो 21 मार्च को, जिसे उत्तरी विषुव या बसंत विषुव भी कहते हैं। इस समय न तो अधिक सर्दी होती है और न अधिक गर्मी। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 21 मार्च के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा की तरफ बढ़ती है, और 21 जून को सीधी किरणें कर्क रेखा पर गिरती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। इसे उत्तरी आयनात कहा जाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 21 मार्च के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा की तरफ बढ़ती है, और 21 जून को सीधी किरणें कर्क रेखा पर गिरती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। इसे उत्तरी आयनात कहा जाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 21 जून के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती है, और 23 सितंबर को सीधी किरणें फिर से विषुवत रेखा पर गिरती है। इस दिन पुनः पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इसे दक्षिणी विषुव कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे मकर रेखा की तरफ बढ़ती है तथा 22 दिसंबर को सीधी किरणें मकर रेखा पर गिरती है। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। इसे दक्षिणी आयनात कहा जाता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु होती है।
22 दिसंबर के बाद सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती है और 21 मार्च को सीधी किरणें पुनः विषुवत रेखा पर गिरती है। इस दिन पुनः पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होती है। इस प्रकार पृथ्वी विभिन्न ऋतुओं से गुजरते हुए अपने कक्ष में यह परिक्रमण एक वर्ष में पूरा करती है। अभी आप देखिए, इसमें ये एक चित्र दे रखा है आपको। इस चित्र में इसमें है आपका पृथ्वी पर एक वर्ष में मार्च माह से सितंबर माह के बीच सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य गिरती है। यानी कि पृथ्वी पर एक वर्ष में कौन से महीने से कौन से महीने तक, मार्च माह से सितंबर माह के बीच सूर्य की जो सीधी किरणें है वो उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और कर्क रेखा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मान लीजिए ये है पृथ्वी और ये बीच में से जाती है विषुवत रेखा और इसके ऊपर 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, कौन सी रेखा जाती है, ये कर्क रेखा, और इसके नीचे 23.5 डिग्री पे ये कौन सी रेखा जाती है, तो ये मकर रेखा, कौन सी रेखा जाती है, मकर रेखा, और बीच में ये कौन सा रेखा है, विषुवत रेखा। तो ये विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच की जगह को क्या कहा जाता है, उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है, उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वह मार्च माह से सितंबर माह के बीच सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी, यहाँ पे इस जगह पे सूर्य की सीधी किरणें मार्च माह से सितंबर माह के बीच पड़ती है अर्थात विषुवत और कर्क रेखा के मध्य गिरती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। तो इस जगह पे क्या होगा, इस समय गर्मी होगा, क्या होगा, गर्मी यानी गर्म ऋतु, और नीचे वाले जगह पे दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा उस समय, ये उत्तरी गोलार्ध में तो गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु। क्या होगा इस समय, शीत ऋतु, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में गिरती है मार्च माह से सितंबर के बीच। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। आगे देखिए, यही स्थिति पुनः सितंबर माह से मार्च माह के बीच सीधी किरणें दक्षिणी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और मकर रेखा के मध्य गिरती है। यानी कि अब क्या कह रहा है कि यही स्थिति फिर से एक बार और होती है। अभी अपन ने ये विषुवत रेखा था, क्या था, ये विषुवत रेखा, इसके ऊपर ये क्या था, कर्क रेखा, और इसके नीचे ये क्या था, मकर रेखा। तो अब ये स्थिति फिर से सितंबर माह से मार्च माह के बीच ये नीचे की जो दक्षिणी जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है यहाँ पे सूर्य की किरणें गिरेगी, और गिरने से क्या होगा, इस समय उत्तरी गोलार्ध में तो ये ऊपर वाली जो गोलार्ध है यहाँ पे तो शीत ऋतु रहेगी। क्या रहेगी, शीत ऋतु, और जो ये दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पे रहेगी ग्रीष्म ऋतु। क्या रहेगी यहाँ पे, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, आगे देखिए, आगे है इसमें 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर होती है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत, जैसे ये देखिए आप, ये पृथ्वी का मॉडल और ये बीच में ये क्या है, विषुवत रेखा। क्या है ये, विषुवत रेखा। कितने डिग्री पे है, तो 0 डिग्री पे। तो इस पे सूर्य की सीधी किरणें कब गिरती है, 21 मार्च को। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब गिरती है, तो 21 मार्च को। कब गिरती है, 21 मार्च को। कब गिरती है, 21 मार्च को। इस दिन पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं, जिसे उत्तरी विषुव या बसंत विषुव कहते हैं। और जो 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, उस दिन क्या होता है, दिन व रात बराबर होती है। दिन व रात कैसी होती है, बराबर। यानी कि क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होते हैं, तो 21 मार्च को। कब होता है, 21 मार्च को।
जिसे क्या कहते हैं, उत्तरी विषु या बसंत विषु। क्या कहते हैं इसे, उत्तरी विषु या बसंत विषु। इस समय ना तो अधिक सर्दी होती है और ना ही अधिक गर्मी। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। क्या होता है इस समय, जो ये उत्तरी गोलार्ध है ना, उत्तरी गोलार्ध में तो कौन सा मौसम रहता है, बसंत ऋतु। कौन सा ऋतु रहता है, बसंत। और दक्षिणी गोलार्ध में कैसा ऋतु रहता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे रहता है आपका शरद ऋतु। कौन सा ऋतु रहता है, शरद ऋतु। कब, 21 मार्च को। दिन रात भी बराबर होते हैं इस दिन। ठीक है, आगे देखिए। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 21 मार्च के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा की तरफ बढ़ती है और 21 जून को सीधी किरणें कर्क रेखा पर गिरती है। यानी कि सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर कब गिरती है, तो ये रहा आपका पृथ्वी का मॉडल, ये रहा आपका विषुवत रेखा और ये ऊपर है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पर कब गिर रही है सूर्य की किरणें धीरे धीरे जाके सीधी, तो 21 जून को। कब गिर रही है, 21 जून को। यानी कि कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब गिरती है, 21 जून को सीधी किरणें कर्क रेखा पर गिरती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। और इस दिन क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध है ना, उत्तरी गोलार्ध, जैसे ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है और कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब गिरी, 21 जून को। तो इस दिन क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा, लंबा दिन। क्या रहेगा, सबसे लंबा दिन। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा सबसे लंबी रात, सबसे लंबी, ये लंबा दिन रहेगा इस दिन उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा, लंबी रात। क्या रहेगी, लंबी रात। ठीक है, आगे देखिए। आगे है, इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। 21 जून के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती है। 21 जून के पश्चात धीरे धीरे कहाँ बढ़ती है, तो ये धीरे धीरे विषुवत रेखा की ओर बढ़ती है और 23 सितंबर को सीधी किरणें फिर से विषुवत रेखा पर गिरती है। एक बार तो 21 मार्च को सीधी किरणें गिरी थी विषुवत रेखा पे, दिन रात बराबर हुई थी। ठीक है, अब आया 21 मार्च के बाद 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी गिरी थी। उस दिन सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में था और सबसे बड़ी रात दक्षिणी गोलार्ध में थी। अब आया है 23 सितंबर को पुनः, कब की बात कर रही हूँ अब मैं, अब ये जो है ये घूम के ये कर्क रेखा से वो सूर्य की किरणें कहाँ पे आ गई, फिर से यहाँ पे आ गई विषुवत रेखा पे। तो कब आई है, तो 23 सितंबर को। कब आई है, 23 सितंबर को। और इस दिन क्या होता है, दिन रात पुनः बराबर हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, दिन रात पुनः बराबर हो जाता है। आगे देखिए, इस दिन पुनः पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। इसे दक्षिणी विषुव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दक्षिणी विषुव, क्योंकि अभी सूर्य की किरणें दक्षिणी तरफ घूम रही है, इसलिए। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, शरद ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, बसंत ऋतु। 23 सितंबर के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे मकर रेखा की तरफ बढ़ेगी। अब क्या कर रही है, सूर्य की सीधी किरणें फिर से किस तरफ बढ़ रही है, तो ये सूर्य की ये सीधी किरणें अब विषुवत रेखा से 23 सितंबर के बाद ये नीचे की तरफ यहाँ पे इधर आएगी मकर रेखा पे। कहाँ पे आएगी, मकर रेखा पे। कितने तारीख को, 22 दिसंबर को सीधी किरणें मकर रेखा पर गिरेगी। मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब गिरेगी, 22 दिसंबर को। कब गिरेगी, 22 दिसंबर को। ठीक है, आगे देखिए। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें आके मकर रेखा पे गिरी। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात हो जाएगी। इसे दक्षिणी आयनात कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण की तरफ जा रहा है सूर्य की किरणें, तो इसको क्या कहा जाएगा, दक्षिणी आयनात। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि सूर्य की किरणें अभी मकर रेखा पर गिरी दक्षिण की तरफ, तो इसलिए यहाँ पे गर्मी के दिन होगा। और जो ऊपर रहा कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, तो उस तरफ उस समय कौन सी ऋतु होगी,
तो उस समय वहाँ पे सर्दी ऋतु होगी। 22 दिसंबर के बाद सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती है और 21 मार्च को सीधी किरणें पुनः विषुवत रेखा पर गिरती है। इस दिन पुनः पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। इस प्रकार पृथ्वी विभिन्न ऋतुओं से गुजरते हुए अपने कक्ष में यह परिक्रमण एक वर्ष में पूरा करती है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ऋतु परिवर्तन क्यों होती है, तो उसके परिक्रमण के और घूर्णन दोनों के वजह से होती है। तो ज़्यादातर इस पे किसका हाथ है, वो एक वर्ष यानी कि परिक्रमण का हाथ है, क्योंकि एक वर्ष 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है वो एक परिक्रमण करने में, इस वजह से ऋतुएं परिवर्तित होती है। अब अगला टॉपिक है हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अगला क्या है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो इसको देखिए आप, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण बहुत ही रोचक तथा भव्य खगोलीय घटनाएं हैं जिसे देखने के लिए वैज्ञानिक हमेशा उत्सुक रहते हैं। पृथ्वी व चंद्रमा के अपनी अपनी कक्ष में परिक्रमण के दौरान एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। कौन कौन एक सीध में आ जाते हैं, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी। इस स्थिति में जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के मध्य आ जाती है तब सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा द्वारा अवरुद्ध हो जाती है। ये किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे नहीं पहुंच पाती है। इस स्थिति को ही अपन क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी के किसी भाग में पूर्ण ग्रहण देखा जा सकता है और कहीं आंशिक ग्रहण देखा जा सकता है। इस प्रकार जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाती है तब सूर्य के आने वाली किरणें पृथ्वी द्वारा बाधित होने के कारण चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। अभी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि है ना, ये तो आपको सूर्य ग्रहण का चित्र दे रखा है, ये आपको चंद्र ग्रहण का चित्र दे रखा है। सूर्य ग्रहण में भी इधर देखिए अमावस्या को होती है सूर्य ग्रहण, और चंद्र ग्रहण कब होती है, पूर्णिमा को, है ना। सूर्य ग्रहण कब होती है, अमावस्या को, और चंद्र यानी कि पूर्णिमा, चांद। तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण देखिए, यहाँ पे है सूर्य ये, और ये रहा आपका बीच में क्या रहा, चांद, और ये क्या रहा आपका पृथ्वी। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण में मध्य में कौन होता है, तो मध्य में चांद आ गया। मध्य में कौन आ जाएगा, चांद। ये सूर्य रहा, ये चांद रहा, और ये पृथ्वी रहा। तो सूर्य ग्रहण में मध्य में कौन आता है, चांद। और चंद्र ग्रहण में मध्य में कौन आएगा, तो इधर देखिए पृथ्वी आएगा, और पीछे पीछे चंद्रमा रहेगी, और शुरू में सूर्य रहेगी। तो यही आपको ये क्रम याद रखना है कि पृथ्वी यानी कि जो सूर्य ग्रहण होगा तो बीच में चांद आके आ जाएगा, और जब चंद्र ग्रहण होगा तो बीच में पृथ्वी आ जाएगा। जिसका ग्रहण लगे, जिससे चांद का ग्रहण लग रहा है तो चांद पीछे रहेगा, उसके आगे आके पृथ्वी खड़ा हो जाएगा। और जैसे सूर्य ग्रहण हो रहा है तो सूर्य के जस्ट बाद पृथ्वी आ जाएगा, बीच में पृथ्वी रहेगा। ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है। आगे देखिए, अब इसमें क्वेश्चन आंसर आ जाता है आपका शब्दावली। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, किसी भी पिंड द्वारा अपनी ओर खींचने की शक्ति गुरुत्वाकर्षण होता है। मानक समय क्या होता है, किसी देश की प्रमुख देशांतर रेखाओं से माना गया समय क्या होता है, मानक समय। तिथि रेखा क्या होती है, 180 डिग्री देशांतर, यानी कि नए दिन की शुरुआत इससे मानी जाती है। पहला क्वेश्चन है आपका, वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है क्या कहलाती है, तो वो विषुवत रेखा कहलाती है। पृथ्वी पर एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं, अधिवर्ष यानी लीप ईयर, इसमें 365 की जगह एक दिन बढ़ के 366 दिन हो जाता है। पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास किससे अधिक है, तो ध्रुवीय व्यास से अधिक है। भारत का मानक समय पूर्वी देशांतर निर्धारित किया गया कितने डिग्री, 82 डिग्री 1/2 यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निर्धारित किया गया है। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से चमकती है। पृथ्वी किसके प्रकाश से चमकती है, सूर्य के प्रकाश से। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर गिरती है, तो कर्क रेखा पर, और 21 मार्च को विषुवत रेखा पर। अभी समझाया था मैंने आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब जो अगला वाला आपके लिए सेशन आएगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो
इसको भी आप देखिए और जहाँ जहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं उसको लर्न कीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।